नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जानी मानी सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने यह कहकर नई बहस छेड़ दी है कि एक सप्ताह में युवाओं को 70 घंटे काम करने की ज़रूरत है, यानी युवाओं को हर रोज़ 10 घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत कार्य उत्पादकता में पीछे है और आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए ऐसा निर्णय ले सकते हैं। नारायण मूर्ति ने एक पॉडकास्ट कार्यक्रम द रिकॉर्ड में इन्फोसिस के पूर्व सीईओ मोहनदास पाई से बातचीत में दूसरे विश्व युद्ध का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध से तबाह जापान और जर्मनी के लोगों ने ज़्यादा देर तक काम किया और देश का पुनर्निर्माण किया। उसी तरह से भारतीय युवाओं को भी अत्यधिक दृढ़, अनुशासित और कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। नारायण मूर्ति की इस दलील से कारोबारी जगत में कई तरह की राय सामने भी आ रही है। My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. You know, this is exactly what Germans and Japanese did after the Second World War. Yes. The German leader, he sat down with the German leaders, corporate leaders, and he said, we have to rebuild, and that's your job. And they made sure that every German worked extra hours for a certain number of years. So I hope our leaders too will be able to, when I say leaders, corporate leaders too will be able to address our youngsters and say, for the first time India has received certain respect. This is the time for us to consolidate and accelerate the progress. And for doing that, we need to work very hard. We need to be disciplined and improve our work productivity. और जो सुझाव आया है इस पर उद्यमी क्या सोचते हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी रवि संजय शुक्ला ने। हम इस वक्त नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के दफ्तर में आए हैं और यहाँ पर कुछ उद्योगपतियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी के नारायण मूर्ति जो हैं उनके बयान पर उनका क्या कहना है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। विपिन जी, जो मूर्ति साहब ने ये बोला है उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, नारायण जी ने जो बात कही है वो सिर्फ देश के नहीं, आज विश्व के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश के अंदर भी इन्फोसिस का। आज अगर हम बात करते हैं चाइना से अपने आप को कॉम्पिटिट करने की, तो 30 साल पहले चाइना हमसे भी नीचे था और आज 30 साल में चाइना की इकोनॉमी हमसे कहीं ऊपर पहुंच गई। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वहाँ के लोगों का डेडिकेशन अपनी कंट्री के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि देश के जो युवा हैं, जो युवा वर्ग है, अगर 70-80 घंटे काम करेगा तो वो स्वयं भी युवा बढ़ेगा, जिस कंपनी के लिए कार्य करेगा वो कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, और जब ये दो लोग बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा भारतवर्ष भी बढ़ेगा। क्या युवा 70 घंटे काम नहीं कर रहा है? क्या कम काम कर रहा है? As far as youth is concerned, यंग जनरेशन अगर आप पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में यंग जनरेशन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। यूथ काम करने को तैयार है, बट वो मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इतने घंटे उनको काम करना चाहिए, उनको उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट मिलेगी। कुछ कंपनीज तो बड़ी अच्छी पेमेंट्स देती हैं, कुछ कंपनी उसको अवॉइड करती हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज में आप जाओगे, ड्यूटी तो उनकी 8 घंटे की है, बट कई बार वो 16, 18 घंटे काम कर रहे हैं, बट ऑन द सेम सैलरी। तो जब मेंटेलिटी ये बन जाएगी कि उनको सैलरी अच्छी मिलेगी, एक्स्ट्रा उनको मिलेगा, तो हर यंग जितनी भी जनरेशन है काम करने को तैयार है और हमारी कंट्री की फेवर में है। हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कैसे? जब हमारे आवर्स बनेंगे, वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, तो हमारी परसेंटेज भी बढ़ेगी प्रोडक्शन की। देखिए, आज हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा युवा पीढ़ी है, उनके अंदर एक जोश है, उनको कुछ करना चाहिए, करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी नहीं है कि वो उसको कर सकें। ये जो नारायण मूर्ति जी ने कहा है ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये लागू हो गया और सरकार इसमें अगर मदद करे, सरकार हमारे युवा पीढ़ी को मौका दे करने का, तो मैं कह रहा हूँ, आज मेरी उम्र कितनी हो गई है? 65 साल की उम्र हो गई है। मैं आज भी 12 घंटे 10 घंटे से ऊपर काम करता हूँ और युवा पीढ़ी जो है वो काम करती है। अगर उसको करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली वो काम करेंगे। और जिस युवा पीढ़ी के बारे में बात हो रही है वो इस बारे में क्या सोचती है, हमारी सहयोगी प्रतिभा ने बेंगलुरु में कुछ युवाओं से बात किया।
70 आवर वर्क वीक, जब मैंने नारायण मूर्ति जी की ये बात सुनी तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल पैदा हुए। मैं अभी एक बेंगलुरु के स्टार्टअप फर्म में हूँ, जो एक एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग फर्म है जिसका नाम है टेसरैक्ट, जो बेंगलुरु के चन्नसंद्रा में है। और मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है, जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, वो क्या प्रोडक्टिविटी के साथ ये 70 आवर वर्क वीक जो है, ये प्रोडक्टिविटी के खिलाफ है या नहीं? ये पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि कितने घंटे हम काम कर रहे हैं और कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है वो कनेक्टेड नहीं है। प्रोडक्टिविटी हो सकता है वो 1 घंटे में ऐसी हो जो आप 5 घंटे में नहीं कर पाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप 5 घंटे काम करने के बाद आपकी ज़ीरो प्रोडक्टिविटी है। तो प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। और अगर आप नंबर ऑफ आवर्स डालोगे किसी चीज़ पे तो प्रोडक्टिविटी ऐसे भी नहीं आएगी, बिकॉज उस कंस्ट्रेंट में कोई काम नहीं करना चाहता। अगर आप 70 आवर वर्क वीक है तो क्या, मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या एक कॉम्प ऑफ होगी कि नहीं? आपको क्या लगता है? नहीं, कॉम्प ऑफ होनी चाहिए, वो तो सच बात है, बट मेरे मन में ये बात है कि मतलब अगर आप बोल रहे हो कि आपको 70 घंटे काम करने एक हफ्ते में, तो आप पे स्केल इंक्रीज करने के लिए क्या नॉर्म्स लेकर आ रहे हो, क्या रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हो? आप बेसिक सैलरी हाइक के लिए कुछ रूल्स लॉज लेकर आ रहे हो या नहीं? ओवर टाइम पे स्केल इंक्रीज करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हो या नहीं? अगर आप वो लेकर आ रहे हो देन डेफिनेटली मतलब होंगे लोग जो जिनको मतलब जो वर्काहॉलिक्स होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, दे विल पुट इन एक्स्ट्रा, वो लोग और एक्स्ट्रा काम करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, क्यों नहीं? लेकिन प्रोडक्टिविटी की ये जो सवाल है, क्या आपको लगता है कि 70 आवर वर्क वीक वर्सेस ये पूल टेबल क्या आपको प्रोडक्टिविटी की एडवांटेज देगी? प्रोडक्टिविटी का एडवांटेज इफ यू रिलेट विद दिस इज वी हम लोग कभी भी ऐसे बैठ के पूरा 70 आवर हम लोग ऐसे या फिर कुछ भी ऐसे आवर्स क्लॉकिंग नहीं करते हैं हम लोग कभी भी। तो इट्स ऑलवेज वो हमेशा से एक मिक्स रहता है, एक थोड़ा सा प्ले, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा प्ले, थोड़ा सा काम। उस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इट्स नॉट हम लोग को और एक तरह की वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं, लेकिन ये मेंटल हेल्थ भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि कोविड-19 के बाद हम लोग, बहुत सारे लोग जो है मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है, और अभी अभी ये 70 आवर वर्क वीक की बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, ये मेंटल हेल्थ के खिलाफ होगी? यस, एब्सोल्युटली वो मेंटल हेल्थ के खिलाफ ही होगी, बिकॉज एक प्रेशर बिल्ड होता है आप पे। अगर आपको मतलब एक रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या फोर्स किया जाता है कि आप 70 घंटे काम कीजिए एक हफ्ते, मतलब एक प्रेशर है। अगर आप देखेंगे हम लोग एज ए टीम आई थिंक 70 घंटे तो आराम से काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, जब काम होता है, ज़्यादा होता है, डेडलाइंस होती है, यू पुट इन एक्स्ट्रा। यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज होती है? एक जो है वो पूल टेबल है, और बहुत सारे जो एक्टिविटीज फिर हम एज अ टीम हम मूवीज देखने चले जाते हैं, हम एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं मैसूर टू एक्सप्लोर फूड, वहाँ पे फूड मेरे को भी आपके साथ लेके जाएंगे? मोस्ट वेलकम, आ जाइए। तो मैं चली जा रही हूँ मैसूर पे, तो ये 70 आवर वर्क वीक छोड़ दीजिए अभी। अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सो ये बैंगलोर के स्टार्टअप के एम्प्लॉयज़ जो है, उनका ये मानना है कि प्रोडक्टिविटी और 70 आवर वर्क वीक जो है वो इंटर रिलेटेड नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैमरा पर्सन कुमार के साथ बेंगलुरु में प्रतिभा रामन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जो राय है अलग अलग है, कोई एक राय इस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। संजीव बजाज जी हैं, एमडी बजाज कैपिटल के, साथ ही शशि शेखर वेम्पति जी हैं, पूर्व सीईओ प्रसार भारती। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। शशि जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। ऐसा लगता है कि पूरी बहस को केवल 70 घंटे पर लाकर छोड़ दिया गया, लेकिन लगता है ऐसा है कि जो बात थी, नारायण मूर्ति जी का जो इशारा था, एक बड़ा कंटेक्स्ट था। वो ये था कि अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, अगले 30 साल खूब मेहनत करनी है। उन्होंने उदाहरण दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरह से जर्मनी और जापान बर्बाद हुए, और लोगों ने एक नेशनल कैरेक्टर बना करके अपने आप को झोंक दिया देश को फिर से खड़ा करने में। शायद वो इसी और इशारा कर रहे हैं, लेकिन बात पूरी जो घुमा करके 70 घंटे पर ले आए। बिल्कुल, ये जो 70 घंटे को लेकर बहस चल रही है, ये आई थिंक बहुत ही नैरो, बहुत ही सीमित सोच का बहस है। बिल्कुल आपने जो कहा वो बहुत सही है कि इसका एक बड़ा दायरा है, बिगर कॉन्टेक्स्ट है, और ये सिर्फ जर्मनी और जापान का ही। जैसे हम लोग जब इन्फोसिस में, मैं खुद इन्फोसिस में था 1990s में, और जब हम युवा इन्फोसिस में काम करने आए थे, तब एक तरह का माहौल था जो बहुत ही मिशनरी तरह का माहौल था।
कि हम इतिहास रच रहे हैं, हम भारत के आईटी फर्म्स को ग्लोबल मैप पे ले जा रहे हैं। तो इस तरह का जब मोटिवेशन होता है, इस तरह का जो इंस्पिरेशन होता है, तब आपको अगर 7 घंटे काम करो या 10 घंटे या 12 घंटे काम करो, इसका कोई मायना नहीं रहता, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है और इसमें आपका खुद का भी बेनिफिट है और कंपनी का भी बेनिफिट है और देश का भी बेनिफिट है। तो ये तीनों चीजें अलाइन होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये जो नारायण मूर्ति जी कह रहे हैं कि देश को फिर से इस तरह का एक माहौल बनाना चाहिए, जो जिस तरह से आईटी सेक्टर में हमने काम किया था 90s में, अर्ली 2000 में, उसी तरह बाकी अन्य क्षेत्रों में इस तरह का एक मिशनरी ज़ील होना चाहिए, क्योंकि आज मौका है भारत के पास, इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ये सारे चीजें अलाइन हो रही है। तो अगर हम देश का भविष्य, जो कंपनीज हैं उनका भविष्य और जो इंडिविजुअल है उनका जो पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ है, इन तीनों को जोड़कर एक तरह से उनको हमें इंस्पायर करना चाहिए। ये बेसिकली उनका मैसेज था, जो कहीं 70 घंटे के चक्कर में फंस गया। बिल्कुल। संजीव जी, आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। आप किस तरह से देखते हैं इस सुझाव को कि युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत को झोंक देना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और जो पश्चिम की बुरी आदतें उन्हें छोड़ देना चाहिए? ठीक है, वर्क और लाइफ का बैलेंस हो, ये सारी बातें हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहे, ये सारी बातें हैं, लेकिन बात घंटों की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कार्य उत्पादकता, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी वो कैसे बढ़ाएं ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा हो सके। देखिए, इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये एक सिनोनिम है। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। और आप देखिए कि जो भी सक्सेसफुल होता है वो अपने काम को प्यार करता है। लाइक सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट से प्यार नहीं करते तो जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सिमिलरली एक यूथ को अपने काम से प्यार करना है। तो जब आपके काम करने के दिन है, जब आपने काम करना शुरू किया है, अगर आप अपना लाइफ बैलेंस बनाते रहे तो आप बैलेंस ही बनाते रहोगे, तो आपका काम आपका मेन प्रायोरिटी, मेन प्यार नहीं बनता। बट अगर हमने इंडिया को वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बनानी है तो आज की डेट में हमें अपने काम को प्यार लग के हर शिद्दत से करना होगा। और 70 घंटे का ये मतलब नहीं है कि हम अपने ऑफिस में ही बैठ के 70 घंटे करें। 70 घंटे का ये मतलब होता है कि हमारे दिमाग में हमारा काम चलना चाहिए। आज की डेट में आप, जैसे मैं अपना बताऊं, जो हमारी कंपनी में लोग ग्रो किए हैं, जिनको बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ मिली है, वो वही हैं जो अपने काम को प्यार करते हैं। और जिस दिन आप अपने काम को प्यार करना शुरू कर दो, आप घंटे गिनना बंद कर देते हो। और एक और मेरा पॉइंट है कि जब काम करो उसको ऑनेस्टली करो। अगर आप अपने आप को चीट करोगे, ठीक है, तो दुनिया आपको क्यों नहीं चीट करेगी। तो अगर आपको मेहनत से काम करना है तो वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, आप अपने काम से प्यार करिए, काम को अपनी, जैसे भगवान बोलते हैं ना, भगवान मानिए, शिद्दत से अपना 100% दीजिए और आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आज की डेट में इंडिया यूथ ये एक्नॉलेज कर ले तो इंडिया की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। एंड ये हुआ है इंडिया में इन 90s एंड अर्ली 2000 एंड इवन टिल नाउ पीपल आर वर्किंग लाइक क्रेजी। आप आज की डेट में आप एक कल्चर देखो, गवर्नमेंट ऑफिस का रात को 9 बजे तक लोग काम कर रहे होते हैं आज की डेट में। या अगर आप कहीं और प्राइवेट सेक्टर में जाओ, इतनी मेहनत हो रही है, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज को स्टार्टअप से compete करना है। स्टार्टअप में वो 24 घंटे अपने ऑफिस में बैठ के, बिकॉज उनको प्यार है जो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा उनका पॉइंट है कि यार अपने काम से प्यार करो, उसको प्रायोरिटी दो और अंडरस्टैंड करो कि अगर आप काम से शिद्दत से काम करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर हम बहुत सारे लोग करने लग जाएं तो इंडिया को कोई नहीं रोक सकता वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बनने। जी, शशि शेखर जी, तो संजीव जी कह रहे हैं कि कर्म ही पूजा है, इस सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप खुद इन्फोसिस से जुड़े रहे हैं, नारायण मूर्ति खुद सबसे बड़ा उदाहरण है इस बात का, क्योंकि आपने तो उन्हें बहुत करीब से देखा है कि किस तरह से आईटी सेक्टर में इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा कर देना। और भारत आज जो है वो आईटी का अगर लीडर बना है तो उसमें इन्फोसिस जैसी कंपनियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, नारायण मूर्ति जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान उसमें मान करके चला जाए। और वो लोग मध्य वर्ग के जो अपने बच्चों को पहले चाहते थे कि डॉक्टर इंजीनियर ही बने, आईटी सेक्टर में जाने के बारे में सोचने लगे, कंप्यूटर इंजीनियर बनाने के बारे में सोचने लगे। ये पूरा आईटी क्षेत्र में जो क्रांति आई है, ये नहीं आती अगर
5 से 9 सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का काम करते हैं आप 9 to 5, और लगता है आपको कि हमें संतुलन बना करके चलना है, तो एक पैशन होना चाहिए और वो शायद दिखाए तभी ये सफलता मिली है। बिल्कुल। देखिए, 3 चीजें हैं जो मैं अपने इन्फोसिस का जो एक्सपीरियंस है उसकी तरफ देखता हूँ। पहला चीज ये है कि जो नेता है, लीडर है, ही हैज टू लीड बाय एग्जांपल। अपने उदाहरण से बाकी लोगों को प्रेरित करे। और जो इन्फोसिस के फाउंडर्स थे, नारायण मूर्ति जी हो, नंदन जी हो, बाकी जितने भी फाउंडर्स थे, उन सब में वो एक एथिक था कि हम सबसे पहले ऑफिस पहुंचेंगे सुबह और बाकी सबको भी प्रेरित करेंगे और सबसे लास्ट घर जाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज है कि जो आपका मेहनत है उसका कंपनी पर क्या इम्पैक्ट है और कंपनी से देश पर क्या इम्पैक्ट है, वो एक तरह से वो कनेक्शन बहुत जरूरी है इस्टेब्लिश करना। जैसे मुझे याद है जब 90s में हम अर्ली 2000 में हर क्वार्टर इन्फोसिस ऑलमोस्ट 100% ग्रो हो रहा है, नैस्डैक पे लिस्ट हुआ था, जिससे जितने भी बड़े बड़े नेता जो विदेश से आते थे, टोनी ब्लेयर, बिल क्लिंटन, सभी इन्फोसिस आकर देखते थे। तो एक तरह से पूरा इंडिविजुअल एफर्ट से लेकर जो ग्लोबल विजिबिलिटी है उसका एक 1-to-1 कनेक्शन बन रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज जो नारायण मूर्ति जी ने किया है, जो एक तरह से पूरे भारत के इंडस्ट्री में एक एग्जाम्पल है, वो है वेल्थ शेयरिंग, जो स्टॉक ऑप्शंस देना। और स्टॉक ऑप्शन से सबको सबकी भागीदारी, एक तरह से जो प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं जन भागीदारी, उसका एक उदाहरण है कि अब स्टॉक ऑप्शन के साथ हर एम्प्लॉय को लगता है कि वो खुद कंपनी का मालिक है और कंपनी के जो प्रोस्पेक्ट्स है उसमें उनका स्टेक है। तो ये बहुत जरूरी है साइकोलॉजिकली लोगों को मोटिवेट करना, वो मिशनरी जो पैशन है, जुनून है, उसको सस्टेन करना। तो ये तीनों चीजें मुझे लगता है बहुत जरूरी है इस तरह का, अगर हम चाहते हैं कि भारत अपने जितने भी अपॉर्चुनिटीज है आज उन पे उनको कैपिटलाइज करे और जैसे संजय जी भी बता रहे हैं कि हम इकोनॉमी को कैसे विश्व के सबसे 1, 2, 3 नंबर पर तक पहुंच जाए। जी, लेकिन संजय जी, अगर अभी 70 घंटे वाली बात पर ही वापस आए कि हर दिन कम से कम 12 घंटे काम करे व्यक्ति, अगर एक दिन की छुट्टी भी ले तो कम से कम 6 दिन में 70-72 घंटे काम करे, तो जो तनाव झेलेगा, जो स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, और आप जानते हैं कि परिवार को भी समय देना है, घर परिवार की भी अन्य जिम्मेदारियां हैं, उन्हें उठाना है, तो जो चैलेंजेस होंगे अगर हम इसे लागू कर भी दें, और फिर लोगों की अपेक्षा ये भी होगी कि अगर आप हमें काम करवा रहे हैं ज़्यादा तो उसी हिसाब से हमें वेतन भी दें। वो तो जरूरी है। देखिए, अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आप ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगे। देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज की डेट में इंडियन प्रोफेशनल्स आर पेड इक्विवेलेंट और इवन मोर देन प्रोफेशनल्स वर्किंग बाहर। ठीक है, कई लीडिंग नेशंस जहाँ पे बहुत महंगाई है, उधर के प्रोफेशनल्स, और अगर आप उसमें हैमबर्गर इंडेक्स लगा देते हैं, दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी, तो इंडियन प्रोफेशनल्स टुडे आर गेटिंग पेड मोर देन इवन आउटसाइड। तो इसलिए हो रहा है बिकॉज इंडियन प्रोफेशनल ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा शिद्दत से काम कर रहे हैं। उधर वो जैसे वो 5 o'clock कल्चर है कि 5 बजे मैं उठ के जा रहा हूँ, काम हुआ नहीं हुआ। बट आप अपने आप को एक कंज्यूमर के लिए देखिए, अगर आपको कोई काम है, आप बैंक में फोन करते हो और बोलते नहीं सर शाम हो गई, मैं तो अभी बात नहीं कर सकता। आज की डेट में हमें अभी सोल्यूशन चाहिए। जो आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं खुद आज की डेट में भी 12 घंटे काम करता हूं, बट जब मैं रेस्ट लेता हूं या जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूं तो मैं उसको भी 100% देता हूं। ठीक है, तो इसमें ये बोलते हैं, जैसे एक होते हैं ना, वर्क हार्डर पार्टी हार्डर। तो आप मेहनत करके शिद्दत से दिल लगा के काम करो, और जब अपनी फैमिली के साथ है तो एंजॉय करो। आप कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, हॉलीडे पे जाओ, अच्छी जगह रहो, एक नए एक्सपीरियंस लो, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाओ, तो उसके लिए भी आपको वो है। तो इसमें मतलब ये जो 70 आवर वर्क वीक, अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये दुनिया में बोला जाता है कि न्यूयॉर्क में कोई काम करने जाता है टॉप लॉ फर्म में, उधर भी उसको बोला जाता है। बट ये मतलब नहीं है कि 70 घंटे ऑफिस में बैठ जाओ। उसका मतलब है कि अपने दिमाग में अपना काम आपका हमेशा चलना चाहिए। जब आप सुबह उठो, रात को जागो, अपने रात को बैठ के अपने चाय पी रहे हो या कॉफी पी रहे हो, तो आपके दिमाग में आपका काम चलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली बट आपको अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज में तो आज की डेट में वो कहते हैं कि ठीक है आप एक्सरसाइज करने जाइए, एक्सरसाइज के वक्त भी काम के प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए कि मुझे अपनी प्रायोरिटी ये बनानी है, मुझे आज ये काम करना है।
दैट इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो तभी आपका माइंड क्लियर होता है और आपको जो प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं उनको आप प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो। तो मैं बस एक पर संजीव जी, मगर अगर आपने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ इस बारे में बात की हो कि ये नारायण मूर्ति जी ने ऐसा सुझाव दिया है, कहा है कि 70 घंटे काम करें, तो क्या रिएक्शन है? क्या वो उनकी अपेक्षाएं होंगी और क्या वाकई वो ऐसा कर पाएंगे? देखिए, हमने अपनी कंपनी में तो हमने बड़ा वेरिएबल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सेम जॉब के लिए एक आदमी को 4x भी पे होता है सेम पोजीशन पे, डिपेंड वो कितनी मेहनत कर रहा है, उसकी क्या आउटपुट है। तो ये नहीं है कि खाली नंबर ऑफ घंटे लगाना, जो आपका रिजल्ट आया उसका भी। तो हमारे यहाँ पे सेम पोजीशन पे एक मैनेजर, अगर मैं एक लेवल लेता हूँ, एक आदमी को अगर लाख रुपए मिलता है महीना, तो दूसरे आदमी को 3 लाख रुपए भी सेम पोजीशन पे मिलेगा, डिपेंडिंग वो कैसे। तो हमारा इंडस्ट्री में हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, बोनसेस बना सकते हैं, हम आउटपुट को रिवॉर्ड कर सकते हैं, तो उसको अपनी रिजल्ट आ जाता है। हमारा जो ये है कि देखो, भगवान सिंड्रोम नहीं होना चाहिए। हम अपनी कंपनी में बिलीव करते हैं कि भगवान आके आपको गिफ्ट देगा। हम बोलते हैं आप अपनी मेहनत करो और कर्म का फायदा लो। तो उसके लिए रिवॉर्ड और इंसेंटिव स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है बनाना, कि आपने मेहनत की, आपको उसका अपना रिवॉर्ड मिल गया, कोई उसको रोक नहीं सकता जी। लेकिन शशि शेखर जी, अभी तो एक दूसरा चलन देखने में आ रहा है युवाओं में जो काम कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि पहली बात तो घर से काम करने को मिले, और दूसरी बात कई लोग ये भी चाहते हैं कि इतने 60 साल तक किसने देखा, तब तक किसे काम करना है, जितना जल्दी हो सके, जितना पैसा जमा कर सके करें, और उसके बाद जल्दी से जल्दी रिटायर भी हो जाए। तो वो युवा जो इस तरह से सोचते हैं, उनको आप किस तरह से तैयार कर पाएंगे कि वो अपने जीवन में सप्ताह में 70 घंटे काम के लिए दे दें? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो आपने पहले कहा वर्क फ्रॉम होम के बारे में। ये मुझे लगता है हर कंपनी को अपना जो कल्चर है, वर्क कल्चर है, उसके हिसाब से इसको फ्लेक्सिबली डिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट रेजिमेंट के साथ काम करो, जहाँ सारा क्रिएटिविटी बंद हो जाए, लोगों में जो इनोवेटिव जो जील होता है, जो उनका एंथुजियाज्म होता है, वो मर जाए। तो आपको अपना वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल डिजाइन ऐसा करना चाहिए कि आप यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ द पीपल, और उसके लिए जो भी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए लोगों के जो पर्सनल कंस्ट्रेंट्स है, उसके अराउंड आपको देना चाहिए। तो ये मुझे लगता है हर कंपनी को अपना अपना सोचना पड़ेगा कि इस माहौल को कैसे तैयार करें। दूसरा, आपने जो कहा कि जो एक माइंडसेट है कि हम जल्द से जल्द पैसा बना ले और रिटायर हो जाए, ये एक समस्या है, और ये इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म थिंकिंग इसमें रूटेड है। और इसको अगर बदलना है तो लीडर्स जो होते हैं कंपनीज में हो या किसी भी स्टार्टअप में हो या किसी भी संस्था में हो, उनको एक तरह से रोल मॉडल और उदाहरण बनना पड़ेगा। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को ले लें, वो 70 के ऊपर के एज में भी इतने वक्त इतना कमिटमेंट है उनका, 24/7 पूरा साल काम करना, काम पे अपना पूरा 100% देना। तो उनसे बड़ा कोई उदाहरण है ही नहीं। और इसी तरह से बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी जो भी लीडर्स होते हैं, जो भी मेंटर्स होते हैं, उनको एक तरह से रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि युवा को मेंटरशिप और उनको काउंसलिंग देना, तब जाके ये जो माइंडसेट है कि हम जल्द से जल्द पैसा बना ले और रिटायर हो जाए, ये बदलेगा। क्योंकि देश को अगर आगे ले जाना है तो हमें लॉन्ग टर्म सोचना होगा, एंड लॉन्ग टर्म में हमें देश की भविष्य, अपने खुद के भविष्य और इन दोनों को जोड़कर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो ग्रोथ है, इन तीनों को हमें साथ में लेकर सोचना होगा। लेकिन शशि जी, ये बात भी आज कही गई है कि जो कर्मचारियों को अधिकार मिले हैं श्रम कानूनों के तहत, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। इसी के बाद फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, इसके साथ ही साथ जो अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको ओवर टाइम का पैसा, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब चीज़ें, इनके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ तक आज पहुँचे हैं कि कई जगह पर जो हम देखते हैं सरकारी दफ्तरों में भी 5 दिन का सप्ताह का वर्क होता है। तो इसको लेकर के फिर कैसे बैलेंस होगा? क्योंकि अगर आप भविष्य की बात कर रहे हैं तो सरकारों के ऊपर तो ये भी दबाव होता है। हमने देखा कि जब श्रम कानूनों में सुधार की बात आती है तो राज्यों से विरोध भी होता है, सरकारों को अपने कदम पीछे भी खींचने पड़ते हैं। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि अगर मान लीजिए आप कर्मचारियों के ऊपर ये छोड़ रहे हैं कि 70 घंटे काम करें, वो ना भी करें या भी उस नौबत तक ना भी हम पहुँचें, तो कम से कम सरकार अपने जो छुट्टियां हैं
उनमें तो कटौती करें, कम से कम एग्जाम्पल सेट करें। हम देखते हैं कि अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए किस तरह से छोटे छोटी बातों पर छुट्टियां जो है घोषित कर दी जाती हैं। दिल्ली में तो आप देखते हैं कि स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं कि पॉल्यूशन है इसलिए हो गई, या कोई और दूसरी यात्रा निकल रही है इसलिए छुट्टी हो गई। तो ऐसे में किस तरह से ये एक सामूहिक सोच बनेगी कि हमें सबको मिलकर काम करना है ताकि देश की तरक्की हो सके? बिल्कुल, आई थिंक छुट्टियों की बात आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुट्टियां होती हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पे होती हैं, तो उसका असर बिल्कुल पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे। तो इस पे कुछ सुधार की ज़रूरत तो बिल्कुल है। दूसरा जो कानूनी नियम है, आई थिंक उनमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता चेंजेस लानी चाहिए, पर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं बाहर से, उनकी एक अपेक्षा है कि लेबर लॉज में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए ताकि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़े और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव बने ग्लोबली। तो उस हद तक मुझे लगता है सुधार तो बिल्कुल लाना पड़ेगा सरकार को। और उसमें जो राज्य हैं जो उसको अपोज करती है, आज उसका नतीजा देखिए, इन्वेस्टमेंट वहीं जाएंगे जो फ्रेंडली हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अगर आपका राज्य इस मामले में इनफ्लेक्सिबल है तो आपके पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। और आज एक अच्छा माहौल है देश में जहां अलग अलग राज्य एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उस हद तक मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल होनी चाहिए रूल्स और लॉज में। पर मुझे नहीं लगता 70 घंटे का कोई नियम बनेगा। आई डोंट थिंक वो नियम बनना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये फ्लेक्सिबली छोड़ देना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन को, वो अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से इसको इवॉल्व करे। और जो एक वर्क कल्चर है उसमें एक क्रिएटिविटी, इनोवेशन, जो पर्सनल प्रोग्रेशन है, इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए उस वर्क कल्चर को उन्हें सुधार लाना चाहिए। जी संजीव जी, जाते जाते आप आखिर में क्या बोलेंगे? नारायण मूर्ति जी की बात सच्ची है, सच्ची शायद इसलिए ज़्यादा कड़वी है। देखिए, जो अगर वही मेरा पॉइंट है कि अपने काम को, जैसे आपने बहुत अच्छा बोला, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, कि काम को शिद्दत से करो और प्यार से करो। आपका काम ही आपका प्यार है, उसको बढ़िया करो। और उसमें बट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको उस पर रिवॉर्ड देना है। बहुत जरूरी काम है। अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो जैसे शशि जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि इसमें हमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाने, हमें बस ये देखना है कि फेयरनेस होनी चाहिए और कंपनी को अपना कल्चर बनाने की फ्रीडम होनी चाहिए। कई जगह है जहाँ पे बोलते हैं कि इतने घंटे से ज्यादा आप काम करा ही नहीं सकते। अब वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो ज्यादा मेहनत करना चाहे उसके पास वो ऑप्शन होना चाहिए, जो नहीं करना चाहे तो उसके पास उसका ऑप्शन होना चाहिए, और कंपनी उसको उस हिसाब से पे करेगी। बट एज अ नेशन अगर हम लगा लें कि यार हमें इंडिया को वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनानी है, हमें इंडिया को आगे प्रोग्रेस करना है, हमें इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना है, हमें इंडिया को एक सर्विसेज सुपर पावर बनाना है, तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने काम को अपना शिद्दत से करना है, अपना प्यार बनाना है, और हमें अपने काम को 100% देना है। तो हमें और हमारे देश को कोई पीछे नहीं रख सकता। बिल्कुल, तो अपना काम करते रहें, देश की सेवा उसी तरीके से हो सकती है। संजीव जी और शशि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का। असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को जीवन साथी के जीवित रहने पर किसी अन्य से शादी करने पर रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में दूसरी शादी करने पर सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। असम सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि यदि पति या पत्नी जीवित है तो किसी अन्य से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी, भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की अनुमति हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये नियम पहले से है लेकिन इसे कभी लागू ही नहीं किया गया। अब उनकी सरकार इसे लागू करने जा रही है। This is a old circular. A Assam government employee from the
point of view of our service rule, he is not entitled to enter into a second marriage. However, if some religion allow you to enter into a second marriage, even then, from the conduct rule, you have to seek permission from the state government. Now, state government might give you, may not give you. So, this rule was there earlier. We did not enforce it. Now, we have decided to enforce it. हमारे सहयोगी रतनदीप हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। रतनदीप, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि एक पुराना आदेश जिसे कभी लागू नहीं किया गया उसको लेकर के असम सरकार कह रही है कि हम इसे लागू करेंगे, कर्मचारियों को अगर ऐसा कदम उठाना है तो राज्य सरकार की पहले अनुमति लेनी होगी? अगर राज्य सरकार की माने और या फिर अगर आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उसको देखे तो राज्य सरकार की जो दलील है कि पिछले कुछ सालों में उनके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पे कि जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी उनके जो सर्विस में रहते वो गुजर गए और गुजर जाने के बाद उनके जो सर्विस बेनिफिट्स हैं जैसे पेंशन वगैरह उसको लेके एक से ज्यादा क्लेमेंट आ गए थे। तो इसमें डिस्प्यूट, बहुत सारे डिस्प्यूट ऐसे आ गए थे और इन सब केसेस को निपटाने के लिए कुछ केसेस कोर्ट तक चले गए। तो इसमें राज्य सरकार इस ऐसे सिचुएशन में फंसना नहीं चाहती है और इसीलिए वो ये जो सर्विस रूल है, क्योंकि ये जो सर्विस रूल बनाया गया था, कंडक्ट ऑफ सर्विस रूल ऑफ असम गवर्नमेंट, ये 1965 का रूल है, आज का रूल नहीं है। और 1965 के रूल बुक में रूल नंबर 26 के तहत ये लिखा गया था तभी कि आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आप के पहली पत्नी जीवित रहते आप दूसरी शादी में आप शादी नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए एक लिखित परमिशन चाहिए सरकार से। मगर राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ने इस रूल को फॉलो नहीं किया या फिर स्ट्रिंजेंटली फॉलो नहीं किया गया है, तो इसलिए अब राज्य सरकार इसको स्ट्रिंजेंटली फॉलो करना चाहती है। मगर अगर इसकी टाइमिंग को देखें तो ये उस तरफ आ रहा है क्योंकि बहुत लोगों ने ये भी कंसर्न जाहिर किया है कि जो पर्सनल लॉ है उसको इन्फ्रिंज करता है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में दूसरी शादी अलाउड है। तो जो राज्य सरकार की दलील है या फिर मुख्यमंत्री की दलील है कि हम सरकारी कर्मचारी को उसके रिलीजन के तौर पे हम नहीं देख रहे हैं, हम उसको एक एम्प्लॉय के तौर पे देख रहे हैं और एम्प्लॉय का कोई भी रिलीजन से हो, ये जो सर्विस रूल है ये इसमें कोई रिलीजन के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इस दलील के ऊपर इसको लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार के जो कर्मचारी संगठन है इन लोगों ने अब तक इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की है। देखना ये पड़ेगा कि असम में जो एक बहुत ही प्रभावशाली पार्टी है AIUDF और उनके जो सबसे बड़े नेता हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल लोकसभा के MP, वो इसमें क्या रुख लेते हैं, क्योंकि ये जो टाइमिंग है इस टाइम में आया है जबकि 5 राज्य में चुनाव है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा 5 राज्य में बीजेपी के लिए स्टार कैंपेनर हैं और उनको एक नोटिस भी जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने उनके एक विवादित बयान के ऊपर। और ये तभी और एक ये जो ऑर्डर, ये सर्कुलर इशू किया गया है, तो टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तक कोई पॉलिटिकल रिएक्शन ऑपोजिशन से नहीं आया है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पेशी के लिए संसद की आचार समिति से कुछ समय और मांगा है। संसद की आचार समिति ने महुआ को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन भेजा है। आचार समिति के चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर महुआ ने कहा कि वे 31 अक्टूबर को दिल्ली नहीं आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि वे 4 नवंबर को पहले से तय चुनावी कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही जवाब देने आ सकती हैं। ऐसे में महुआ मोइत्रा ने आचार समिति से 5 नवंबर के बाद का समय मांगा है। आचार समिति महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों की जांच कर रही है। इसके तहत कल शिकायतकर्ता बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई के बयान दर्ज किए गए थे। कोई दोषी दोष करने के बाद, चोरी करने के बाद नहीं बोलता है कि मैंने चोरी किया है, ये तो इतिहास है। और जिन्होंने कंप्लेन लाया, अभियोग लाया, वो देंगे और उसका सारा सबूत। लेकिन जिनके नाम से हुआ है
कंपनी खुद स्वीकार किया है कि लॉगिन के पासवर्ड उनके पास था और दुबई से वो चला रहे थे। आप सोच सकते हैं हमारे पार्लियामेंट में क्वेश्चन क्या आएगा, विदेश से आएगा प्रश्न और पैसा का आधार पर बिक्री होगी। पहले भी इस प्रकार कंप्लेन आया है और उसका भी निराकरण हुआ है। मुझे लगता है कि इसका भी होना चाहिए। आज नए संसद में हम गए और उसके बाद इस प्रकार आरोप लगता है संसद के ऊपर, ये बहुत दुख की बात है। तुरंत इसका निपटारा होना चाहिए, सजा होना चाहिए। ये हर किसी को ये राइट है, ये नई कोई अल्टरनेट डेट मांगने का, क्योंकि उसका प्री प्लान कोई प्रोग्राम हो ही सकता है। लेकिन ये वो भी देखना है जे किसी एक केस में एक सेम कमिटी बहुत जल्दी में है और शुभेंदु अधिकारी का केस इसी कमिटी है 5 बरस 6 बरस हो गया है, वो पेंडिंग हो रहा है। तो अभी थोड़ा कृपा करके वो शुभेंदु अधिकारी का जो नारद मामला है, घूस मामला, सीबीआई FIR किया है, उसका कैमरा के सामने वो घूस लिया था, उसका फैसला ये कमेटी कर दे। इस मामले में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। देखिए, महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगे हैं बेहद गंभीर हैं और इसके लेकर कल ही एथिक्स कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें निशिकांत दुबे और जो दूसरे शिकायतकर्ता हैं जय आनंद देहदराई, उन दोनों को बुलाया गया था और उनका जो बयान है, उनका जो पक्ष है वो लिया गया है। उसी बैठक के बाद अब तय ये किया गया था कि महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को दिन में 11 बजे बुलाया जाएगा कमेटी के सामने और उनको इसके लिए सूचना भी दे दी गई है। महुआ मोइत्रा ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है विनोद सोनकर जो कमेटी के अध्यक्ष हैं और उनसे कहा है कि चूंकि वो पहले से दुर्गा पूजा से जुड़े, चूंकि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा एक बड़ा कार्यक्रम होता है, एक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उसके बाद भी कई कार्यक्रम होते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह से जुड़े दुर्गा पूजा से जुड़ी कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे 4 नवंबर तक। लिहाजा उन्हें 5 नवंबर के बाद किसी भी दिन या किसी भी समय बुलाया जाए और वो कमेटी के सामने पेश होंगी। दूसरी बात, उन्होंने इस पूरे मामले के लिए आधार बनाया है रमेश बिधूड़ी के मामले को, क्योंकि रमेश बिधूड़ी का मामला प्रिविलेज कमेटी में है। दानिश अली को कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, दानिश अली के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में, और इस मसले पर यह कहते हुए रमेश बिधूड़ी ने समय मांगा था कि वो राजस्थान में पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे, तो इसी आधार पर उन्होंने और भी समय मांगा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात महुआ मोइत्रा ने कही है कि दर्शन हीरानंदानी को भी कमेटी के सामने बुलाया जाए, ये मांग की है विनोद सोनकर से उन्होंने। तो अपनी चिट्ठी में उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि वो 31 अक्टूबर को समिति के सामने पेश होने में असमर्थ हैं, लिहाजा उन्हें 5 नवंबर के बाद आने का समय दिया जाए। पश्चिम बंगाल राशन वितरण घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम कल सुबह मलिक के घर पहुंची थी। करीब 20 घंटे तक ईडी ने मलिक के घर और दूसरी जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। गिरफ्तारी के बाद ज्योतिप्रिय मलिक ने कहा कि वो एक साजिश का शिकार हुए हैं। वन मंत्रालय से पहले ज्योतिप्रिय मलिक के पास खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रभार था। ज्योतिप्रिय मलिक के घर की तलाशी की खबर के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना भी साधा था। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं ईडी निदेशक से अपील करूंगा कि वो पश्चिम बंगाल के बड़े राशन वितरण घोटाले में ममता बनर्जी की भूमिका की जांच करें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 में ज्योतिप्रिय मलिक को खाद्य और आपूर्ति विभाग का प्रभारी मंत्री नहीं नियुक्त किया, क्योंकि 2011 से 2021 तक खाद्य और आपूर्ति मंत्री के तौर पर बड़े भ्रष्टाचार में उनके शामिल होने के बाद वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की नज़रों से उन्हें बचाना चाहती थी। हालांकि वे चाहती थी कि वो अवैध तरीके से फंड इकट्ठा करते रहें और उसका हिस्सा खास व्यक्तियों को सौंप दें। इसलिए उनके उपाय के तौर पर उन्होंने उन्हें पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, उस कंपनी का जिसे पश्चिम बंगाल में धान और दूसरे अनाज की खरीद और वितरण का काम सौंपा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज उद्घाटन किया। उन्होंने पिछले 9 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि तब हम मोबाइल फ़ोन के इंपोर्टर हुआ करते थे, आज हम मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे तेज़ी से 5G मोबाइल सेवाएं शुरू की गई हैं। भारत मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में 118वें स्थान से अब 43वें स्थान पर आ गया है।
पीएम ने कहा कि भारत 6G में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस दौरान उन्होंने पुरानी मोबाइल तकनीक और पुरानी सरकार की तुलना भी की और इशारों में कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उस समय की सरकार हैंग वाले मोड में थी। हालत ये थी कि रिस्टार्ट करने का भी कोई फायदा नहीं होता था, न ही बैटरी चार्ज करने से और न ही बैटरी बदलने से कोई फायदा था। 2014 में देश में ऐसी आउटडेटेड सरकार को छोड़ दिया। 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए। तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था। बराबर है ना? और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। हम सबको इस पर गर्व है कि पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका ने दावा किया है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में रूटीन ऑपरेशन कर रहे अमेरिकी वायुसेना के B-52 विमान को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की, जिससे विमानों के आपस में टकराने का खतरा बन गया था। अमेरिकी सेना की ओर से जारी किए गए वीडियो में चीनी जेट को अमेरिकी जेट के विंग के सामने और नीचे से गुजरते हुए दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि चीनी जेट के पायलट ने 2 विमानों के बीच टक्कर का जोखिम उठाया। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा कि चीनी J-11 जेट के पायलट ने 24 अक्टूबर की रात को जानबूझकर अमेरिकी वायुसेना के विमान को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की। अमेरिका का कहना है कि अगर समय से उनका पायलट विमान को नहीं बचाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसके साथ ही अमेरिका ने चीन को चेतावनी भी दी है।